नमस्कार विद्यार्थियों। दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आज जो है ये पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 आयोजित की जा रही है। तो जो सभी पार्टिसिपेंट जो उसमें अभी भाग ले रहे हैं या लेने वाले हैं, उन सभी को दिग्गज एकेडमी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो, आप सफल हो, यही कामना मैं ईश्वर से करता हूं। तो विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर अपन जो है मानवीय रोगों का अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। अपन जो है बैक्टीरियल और वायरल डिजीज का जो है लमसम बहुत सारी बीमारियों का अपन अध्ययन जो मुख्यतया आती है या परीक्षाओं में जो है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका अपन अध्ययन कर चुके हैं। तो उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। अब जो अपनी एक या दो जो बीमारियां हैं बैक्टीरिया वाली जो डिजीज है अपनी, उनको अपन और पढ़ लेते हैं। तो आज जिस बीमारी को अपन सबसे पहले जो है पढ़ने जा रहे हैं वो है मेनिंजाइटिस। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बढ़ाया था, किसी भी वर्ड के पीछे अगर टिस लग रहा है, टाइट, ये जो चीज लग रही है टाइटिस, इसका मतलब होता है सूजन। क्या मतलब होता है? सूजन, इन्फ्लामेशन। आप नाम से ही, जो नाम आपने पढ़ा है, अगर कहीं किसी के लगा है पीछे पेरिटोनाइटिस, मेनिंजाइटिस, एनसीफेलाइटिस, हीपेटाइटिस, इसका मतलब क्या है कि जिस अंग का, जिस ऑर्गन का शरीर के नाम लिया जा रहा है या वो अंग संबंधित है, उसमें सूजन है। मुख्य लक्षण क्या है कि उस ऑर्गन में स्वेलिंग या सूजन है इस बीमारी के कारण। तो ये क्या है? आइटिस जो लगा है पीछे, इसका मतलब क्या है? सूजन। तो मेनिंजाइटिस का एक लक्षण जो है मुख्यतः वो हो गया सूजन। अब सूजन कहाँ है? मेनिंजाइटिस कहाँ होती? अपने मस्तिष्क में, ब्रेन में। अपना जो मस्तिष्क है उसका जो आवरण होता है, झिल्लियां जो होती है जिनको मेनिंजेज बोलते हैं, उन झिल्लियों को अपन क्या बोलते हैं? मेनिंजेज। जो मस्तिष्क का जो आवरण होता है, जो झिल्लियां मस्तिष्क को घेरे रहती है, कवर किए रहती है बाहर से, उनको अपन क्या बोलते हैं? मेनिंजेज। जब अपन नर्वस सिस्टम का अध्ययन करेंगे उस समय अपन इनको और अच्छी तरह से देखेंगे। जो आवरण है मस्तिष्क का, जो मेम्ब्रेन है मस्तिष्क की, जो झिल्लियां हैं, मेनिंजेज हैं, उन झिल्लियों में क्या होता है? सूजन आ जाती है। किस कारण आती है? बैक्टीरिया के कारण। तो कौन सा बैक्टीरिया है? नीसेरिया मेनिंजाइटिस। नीसेरिया मेनिंजाइटिस नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जीवाणु है, वो मस्तिष्क की जो झिल्लियां होती है, आवरण होता है, जिनको मेनिंजेज बोलते हैं, उन झिल्लियों में क्या पैदा कर देता है? सूजन पैदा कर देता है। इस बैक्टीरिया के कारण इनमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। अगर इन मेनिंजेज में जो है आवरण जो है मस्तिष्क का, अगर उसमें निसेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया जो है, अगर इसका संक्रमण हो गया तो उसमें क्या होगी? सूजन आ जाएगी। और भी लक्षण जो है जिसके कारण जो है व्यक्ति में मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। अब बैक्टीरिया जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया के कारण ही हो, मेनिंजेज में फंगस इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस जो है आपका वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। परंतु अपन यहाँ जो अध्ययन कर रहे हैं वो बैक्टीरिया के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन होता है मस्तिष्क के आवरण में, उनको अपन मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अब मस्तिष्क में सूजन आ गई तो स्वाभाविक सी बात है कि सर दर्द भी रहेगा, बुखार भी रहेगी, आपको उल्टी भी हो सकती है। फोटोफोबिया, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, यानी धूप में जाने से डर लगना। फोटोफोबिया मतलब प्रकाश, लाइट में, चाहे वो धूप का हो, चाहे अपने आर्टिफिशियल जो लाइट है घर में जो बल्ब लगे हुए हैं, उनमें जाने से या उनके सामने जाने से क्या होता है? रोगी को डर लगने लग जाता है। क्योंकि मेनिंजाइटिस के रोगी में भ्रम भी पैदा हो जाता है, दौरे भी हो सकते हैं, सुस्ती भी हो जाती है, यानी सीजर्स भी आ सकते हैं, और उनको भ्रम की बीमारी भी हो सकती है। एक शक होने लग जाता है कि डर जो है वो दिमाग में बैठ जाता है। अब नवजात शिशुओं में भी ये बीमारी होती है, तो उनमें क्या होगा?
चिड़चिड़ापन हो जाएगा, सुस्ती हो जाएगी, दूध पीने में मुश्किल रहेगी, दूध पीने में वो कठिनाई होगी, क्योंकि चिड़चिड़ापन हो जाएगा तो वो ढंग से खाएंगे पिएंगे नहीं। तो ये लक्षण जो है इसमें हो सकते हैं। मेन जो लक्षण है वो होता है इसका प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता और सूजन, मस्तिष्क के आवरण में स्वेलिंग होती है, ये मुख्य लक्षण होता है। तो आपको याद क्या रखना है, नीसेरिया मेनिंजाइटिस, ये याद रखना है, ठीक है। निदान क्या होगा, CSF फ्लूइड होगा, ब्लड टेस्ट होंगे, CT स्कैन भी हो सकती है, MRI भी करवा सकते हैं। अब अपन एक अगली क्लास में जो है ये जितने भी निदान जो डायग्नोसिस है बीमारियों का, जो डॉक्टर्स जो है अपने हेल्थ वर्कर्स जो है वो अपन जब उनके पास जाते हैं इलाज कराने, तो वो अपन को सजेस्ट करते हैं कि आप या तो MRI करा लो, या CT स्कैन करा लो, एक्सरे करवा लो, ये ब्लड टेस्ट करवा लो, या यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, जो भी है बॉडी के। तो उनकी अपन एक जो क्लास है, एक उसमें अपन सारी जानकारी जो है उनके प्रति पढ़ेंगे कि ये चीज़ें क्या होती है, CT स्कैन क्या होती है, MRI क्या होती है, इन सबको जो है अपन एक बार विस्तृत रूप से जो है अपन पढ़ेंगे। तो CSF फ्लूइड जो होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको बोलते हैं अपन, इस फ्लूइड का जो है डॉक्टर, अगर आप उनके पास जा रहे हैं, उनको लगता है कि आपको मेनिंजाइटिस हो गया है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसका जो है टेस्ट करवा सकते हैं। उसमें ये बैक्टीरिया जो है वो दिख जाएगा या उसका पता लग जाएगा। CSF जो होता है वो अपने ब्रेन और जो अपनी रीढ़ की हड्डी स्पाइन होती है उसमें जो फ्लूइड है, जो द्रव लिक्विड जो बहता रहता है, उसको अपन CSF कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं उसको, ठीक है। ब्लड टेस्ट भी होंगे बहुत सारे, उससे भी पता लग जाता है बैक्टीरिया का। MRI भी हो सकती है, CT स्कैन भी हो सकती है। डायग्राम के आधार पर अपन दे सकते हैं कि आपको बुखार आएगा, हेडेक होगा, गर्दन में क्या होगी, अकड़न हो जाएगी। आपकी जो मेंटल स्टेट है, मानसिक स्वास्थ्य, वो भी इससे प्रभावित हो सकता है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, भ्रम हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है, और लाइट के प्रति आप क्या हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। आपको प्रकाश में देखने में डर सा लगेगा और आप अच्छी तरह देख नहीं पाएंगे। तो ये हो गया अपना मेनिंजाइटिस। इलाज है एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन जो है वो अपना इश्यू नहीं है, वो अपना विषय नहीं है, वो चिकित्सा का विषय है। अपन को सिर्फ ये याद रखना है कि बैक्टीरिया कौन सा है, कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है, और आपका डायग्नोसिस का तरीका क्या है। बस 3 चीजें अपन को याद रखना। एक बीमारी जो है आपने भी नाम सुना होगा इसका, पहले तो कॉमन नहीं थी पर आज के समय में कॉमन है, स्क्रब टाइफस। टाइफस का मतलब हो गया कि आपकी जो आते हैं वहां पे इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है ये टाइफस है, स्क्रब टाइफस, ये नाम है बीमारी का। बुश टाइफस भी कहते हैं इसको। ओरिएंटिया सुसु गामुसी जो नाम का जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि इसका जो वाहक है वो है चिगर्स। ये चिगर्स जो है छोटे छोटे जो क्या होते हैं, कीड़े होते हैं, जो अपनी झाड़ियों, घास, इस तरह के जो चीजें हैं, पेड़ पौधे जो हैं अमूमन उनमें पाए जाते हैं, मतलब वहां पे ये छोटे छोटे कीट या कीड़े हैं वो पाए जाते हैं, जो कि इस बैक्टीरिया जो है अपना स्क्रब टाइफस का उसका वहन करते हैं, उसको कैरियर करते हैं, वाहक है उसके, ठीक है। तो चिगर्स जो है अपने जो है झाड़ियां हो गई आपकी, या घास हो गई खेतों के आसपास, या आपने जो उगते हैं गार्डन में, ठीक है, ये तो हो गई आपकी झाड़ियां और घास, इनमें पाए जाते हैं क्या, चिगर्स, छोटे छोटे कीट होते हैं। तो जब अपन सादे कपड़े पहन के जाते हैं, या अपन जैसे नेकर वगैरह पहन के गए, टी शर्ट पहन के गए, गार्डन में घूम रहे हैं, खेतों में चले गए, आसपास जो है जंगल के आसपास चले गए, तो वो चिगर्स जो है वो क्या करते हैं, अपन को काट लेते हैं। अब चिगर्स में क्या होता है, ये स्क्रब टाइफस का जो है वो बैक्टीरिया जो है वो होता है। तो ये ह्यूमन को काटेगा, जैसे अपने मानव को, तो ये क्या हो, इसमें स्क्रब टाइफस का इन्फेक्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है ये इन्फेक्शन स्क्रब टाइफस का। चिगर्स होते हैं जो वाहक होते हैं इसकी बीमारी के, वो जब आपको काटते हैं तो आपको बैक्टीरिया जो है स्क्रब टाइफस का, ओरिएंटिया सुसुगामुसी बैक्टीरिया जो है वो आप में शरीर में प्रवेश कर जाता है। बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, थकान, तो चिगर्स के डाल जो काटता है जिस जगह पे, उस जगह एक पपड़ी बन जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्कर
बोलते हैं, दाने भी हो जाते हैं शरीर पर। डायग्नोसिस क्या है, ब्लड टेस्ट वगैरह है उससे हो जाता है। डॉक्टर जो है लक्षण देख के भी पहचान लेते हैं कि शारीरिक सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स जो है उनको भी देख लेते हैं, उनके आधार पर भी इलाज हो जाता है। बचाव जो है वो जरूरी है, वो आप कर सकते हैं। इलाज तो उपलब्ध है, आसानी से हो जाता है। आप जब भी आप इन्फेक्टेड होए, अगर आप हेल्थ फैसिलिटीज के पास जाएंगे तो इसका इलाज उपलब्ध है। विद्यार्थियों, बैक्टीरियल जितनी भी डिजीज है अपनी जीवाणु द्वारा जो होने वाली, उनका ट्रीटमेंट जो है वो लगभग सभी का मौजूद है। ठीक है, वायरस का जो है वो ट्रीटमेंट जो है अपनी बीमारियों का इतना मौजूद नहीं है, उनसे बचाव ज्यादा जरूरी है। बचाव इससे भी जरूरी है, परंतु वायरल बीमारियों से ज्यादा जरूरी है। शरीर को पूरे ढकने वाले कपड़े पहने। टिगर्स को मारने के लिए कीटनाशी का छिड़काव भी कर सकते हैं, अगर अपने गार्डन के आसपास जो पेड़ पौधे वगैरह हैं उनमें। ठीक है, और आप पूरे कपड़े पहने ताकि टिगर से क्या हो, बचाव हो सकते, वो अपन को ना काटे। लक्षण जो है अपन देख सकते हैं कि आपको हाई फीवर भी हो सकता है, खांसी हो सकती है, रेसेज हो सकते हैं, लाल लाल जो दाने हो सकते हैं शरीर में। आपके जो लिम्फ नोड है गले वाले जो है वो, उनमें सूजन हो सकती है, ताकि वो क्या आपको निगलने में, खाने में परेशानी हो सकती है। एस्कर हो सकते हैं। चिगर्स के काटने वाली जगह पे मैंने बताया, जहाँ चिगर्स आपको काटता है, चाहे वो हाथ में, पैरों में, कहीं भी काटे, वहां पे एक पपड़ी जैसी जो है वो बन जाती है। नोज या वोमिटिंग हो सकता है, स्टोमक पेन हो सकता है। सीवियर सिम्टम्स में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, कोमा में भी जा सकते हैं। और हेडेक और शरीर में दर्द और सिर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द जो है, ये लक्षण जो है आपके रहेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, चिगर्स याद रखने हैं, वाहक कौन है ये भी पूछ सकते हैं, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें जो है आपको याद रखनी है। ये आपकी दोनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, ये अपनी हो गई है। लगभग जो जीवाणु से जो बीमारियां, जो कॉमन बीमारियां हैं, जिनसे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनको अपन ने पढ़ लिया है। तो अच्छी तरह से पढ़ें, इनका वाहक याद रखें, इनके बैक्टीरिया याद रखें, इनके मुख्य लक्षण जो है, क्या मेन सिम्टम्स है, वो चीजें याद रखें। यही परीक्षाओं में पूछी जाती। कुछ में जो है आपके डायग्नोसिस का भी पूछ सकते हैं, बाकी जो है यही चीजें जो पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, अब अपन ने जो है वायरस वाली जो बीमारियां वो पढ़ ली, बैक्टीरिया वाली पढ़ ली, ये सब अपन क्या पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग। ठीक है, अपन ने शुरू में देखा था कि रोग जो है 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात और एक एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड डिजीज जो है 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार की जो होती है कम्युनिकेबल, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, और एक होती नॉन कम्युनिकेबल, जिनका कोई रोग कारक नहीं होता, और जिस बीमारी में, जिस व्यक्ति में हो जाती है वो लगभग उसी में रहती है। जैसे लाइफस्टाइल की डिजीज हो गई आपकी, कुछ आपके पोल्यूशंस वाली डिजीज होगी, कुछ आपकी डीजनरेटिव डिजीज, जैसे आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ जो बीमारियां होती वो होगी, कुछ बीमारियां आपकी मेंटल डिसऑर्डर की हो गई, कुछ उद्योगों में जो प्रदूषक निकलते हैं उनसे होने वाली बीमारियां हो गई। ठीक है, या कुछ आपकी पोषण से संबंधित, न्यूट्रिशन से संबंधित बीमारियां हो गई, या आपकी हो गई हार्मोन से संबंधित बीमारियां हो गई। तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल, असंक्रामक बीमारियां हैं, जिनका कोई वाहक नहीं है और जो एक व्यक्ति में होती है तो उसी तक सीमित रहती है। हाँ, कुछ बीमारियां आनुवांशिक हो सकती है, जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये आपके अगली पीढ़ी में भी पहुंच सकती है। तो अब अपन ने कम्युनिकेबल जो डिजीज है उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें अपन ने बहुत सारे एजेंट देखे थे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कर्मी, फंगस, जो आपका माइकोप्लाज्मा। तो मुख्य मुख्य जो बीमारियां होती है वो सबसे ज्यादा जो फैलती है वो वायरस और बैक्टीरिया, इन दोनों के ही ज्यादा फैलती है। बाकी जो अन्य एजेंट हैं उनके द्वारा गिनी चुनी कोई 4-5-6 बीमारियां ही फैलती है। तो 2 अपन ने पढ़ लिए, वायरस और बैक्टीरिया। अब तीसरा जो एजेंट है कम्युनिकेबल डिजीज का, वो अपन अब शुरू कर रहे हैं, वो है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी द्वारा भी जो है आपके जीवन में, मनुष्य जीवन में जो है वो कई बीमारियां जो है वो फैलाई जाती है। उनमें कौन कौन सी मुख्य बीमारियां वो अपन देखेंगे। पहले अपन ने प्रोटोजोआ के विषय में देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ
क्या होता है। प्रोटोजोआ जो है अपन ने शुरू से अपन पढ़ते आ रहे हैं, उनमें अपन ने अमीबा पढ़ा होगा। एक अमीबा आपको याद होगा, अमीबा क्या होता है। तो अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ अमीबा जो है, इस तरह के जो जीव होते हैं, ये देखिए आप, ये अमीबा, इस तरह के जीव हैं, उनको अपन प्रोटोजोआ बोलते हैं। तो इन प्रोटोजोआ से ही जो है कई बीमारियां जो है मनुष्य शरीर में होती है। प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय यूकेरियोट्स होते हैं। जब अपन कोशिका का अध्ययन करेंगे, जब अपन उसको देखेंगे कि यूकेरियोट्स क्या होते हैं, और कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक कोशिकीय जीव जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल कोशिका वाले होते हैं, एक मल्टी कोशिका वाले, एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं, और एक होते हैं आपका एक कोशिकीय। और अपन ऐसे बांटे तो उनको यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दो में डिवाइड कर सकते हैं। उसको अपन मैं बाद में समझाऊंगा आपको। तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है प्रोटोजोआ। मनुष्य जानवरों में दोनों में जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वो फैलाता है। एग्जाम्पल है जैसे आपका अमीबा हो गया, पक्षमाबी हो गया, कसाबी हो गया, सीरोजोआ हो गया, स्पोरोजोआ सॉरी। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, ये आपके क्या है, प्रोटोजोआ है। अब इनके द्वारा एक तो कालाजार होती है, मलेरिया होती है, अफ्रीकन सिकनेस होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है, वो और आपके होती है पायरिया होता है, ल्यूकेरिया होता है, अमीबियासिस होती है, जिसे डिसेंट्री भी बोलते हैं अपन। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बीमारियां जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा होती है। ठीक है, इनका अपन एक एक करके अपन अध्ययन आगे करते हैं कि ये क्या क्या बीमारियां होती है। अब अपना पहला है कालाजार, ब्लैक फीवर। क्या नाम है इस बीमारी का दूसरा? ब्लैक फीवर। एजेंट कौन है? लीशमानिया डोनोवानी। इसलिए इस बीमारी को क्या बोलते हैं? लीशमानियासिस भी बोलते हैं, ब्लैक फीवर भी बोलते हैं इस बीमारी को। आपका यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा, लीवर, स्प्लीन और आपका बोन मेरो। लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, और हो गया आपका बोन मेरो। ये तीन अंग जो है शरीर के वो इससे प्रभावित होते हैं। ये बहुत लंबा चलने वाला बुखार होता है, इसमें 6-6 महीने तक बुखार चलता है। इस बीमारी में आदमी सुस्त रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे कौन सी बीमारी हुई है। लंबे समय तक जो है इसमें बुखार चलता है। इसका वाहक कौन है? सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। बालू मक्खी जिसको बोलते हैं सैंड फ्लाई, ये इस बीमारी का, यानी इसका जो प्रोटोजोआ है लीशमानिया डोनोवानी, उसका जो है कैरियर है। जब ये बालू मक्खी स्वस्थ मनुष्य को काटेगी तो उसमें लीशमानिया डोनोवानी जो प्रोटोजोआ है वो इंसर्ट हो जाता है, तथा वो इन्फेक्शन फैलाता है। यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा, उसको जो है ये प्रभावित करता है। देखो डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, ये इस तरह के बाइट हो सकती है। लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है, बोन मेरो जो है आपका वो इन्फेक्टेड हो जाता है। बुखार, वजन घटना, थकान, एनीमिया, क्योंकि बोन मेरो को प्रभावित कर रहा है, लीवर को प्रभावित कर रहा है, तो श्योर है कि आप में एनीमिया होना है। थकान हो जाती है, वजन घट जाता है, प्लीहा में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये इसके मुख्य लक्षण है। भारत में जो है ब्लैक फीवर जो है उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था कि ये लक्ष्य निर्धारित किया जाए कि सन 2020 तक 10,000 की आबादी में 10,000 की आबादी में सिर्फ एक केस हो। ये लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था भारत में। ठीक है, तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था भारत सरकार द्वारा कि 2020 तक जो है 10,000 की जो जनसंख्या है उसमें सिर्फ एक कालाजार का मरीज होना चाहिए। आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी और बिहार, ये जो मुख्य राज्य हैं भारत के, इनमें जो है कालाजार का प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है। बिहार जो है वो कालाजार का मुख्य जो है सेंटर है। इसमें जो है इसके हाई मामले जो है, हाई केस जो है कालाजार के वो आते हैं। यानी बिहार जो है वो
एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कालाजार की बीमारी सबसे ज्यादा होती है। उसके अलावा झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, यूपी है, इनमें भी जो है कालाजार की बीमारी होती है। तो आपको रोग कारक याद रखना है, नाम याद रखना है बीमारी का, वाहक कौन है वो याद रखना है, और लीशमान या डोनोवानी याद रखना है, कौन सा अंग प्रभावित होता है वो याद रखना है। ठीक है, अगला है अपना अफ्रीकन निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं इसको। अफ्रीकन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो अफ्रीका का जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल जो है, उसके जो एक भाग है सब ट्रॉपिकल, सब सहारा उप सहारा, उस एरिया में जो है ये ज्यादा पाया जाता है। कौन सी मक्खी होती है? सीसी मक्खी। सीसी फ्लाई जो होती है वो कैरियर है किसका? इसका जो वाहक है ट्रिपेनसोमा ब्रूसाई जो प्रोटोजोआ है, उसका जो वाहक है वो कौन है? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई जो है वो अफ्रीकन निद्रा रोग का जो प्रोटोजोआ है ट्रिपेनसोमा, उसका वाहन करती है, उसकी वाहक है। यानी इक्स मक्खी के काटने से ही आपको अफ्रीकन निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस जो है वो होगी। तो इसको अफ्रीकन ट्रिपेनसोमियासिस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफ्रीकन ट्रिपेनसोमियासिस, इसका जो प्रोटोजोआ है उसके नाम पर यह बीमारी होती है। ठीक है, उपसारा जो है वो प्रभावित होता है मस्तिष्क। नींद का नाम आ गया है, इसका मतलब है कि आपका जो मस्तिष्क है वो इस बीमारी से प्रभावित होता है। तो मस्तिष्क प्रभावित हो गया तो क्या हो गया? आपके सिर दर्द भी होएगा, आपको उल्टी भी हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा, और आपकी जो लिम्फ जो ग्लैंड्स है, सारी लसिका ग्रंथियां जो है, उनमें जो है आपके सूजन भी हो सकती है। ठीक है, मेन जो है आपका वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको ये प्रभावित करता है, जिसके कारण आपके नींद में गड़बड़ी हो सकती है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको भ्रम की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है, व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। इंसोम्निया, नींद मेडिकल टर्म में जो है इंसोम्निया का मतलब होता है नींद नहीं आना, इंसोम्निया। इसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? नींद नहीं आना, नींद नहीं आने की बीमारी को बोलते हैं इंसोम्निया। ठीक है, तो इंसोम्निया क्या हो गया? नींद। तो इसका मुख्य लक्षण क्या है? इंसोम्निया, यानी जो है इसकी समस्या जो है आपको इंसोम्निया की वो हो सकती है। ठीक है, अब इसमें जो है प्रोटोजोआ के कारण जो है अपनी पीनियल ग्रंथि जो अपन ने पढ़ी थी मस्तिष्क में, पीनियल ग्लैंड जो है अपन ने पढ़ी, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था जब, के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है मेलेटोनिन। तो इस प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? वो प्रोटोजोआ पीनियल ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिससे मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो ज्यादा स्रावित होता है, जिसके कारण क्या होती है? नींद आती है, नींद ज्यादा आती है। तो स्लीपिंग सिकनेस है, सोने की बीमारी है, निद्रा रोग है, तो पीनियल ग्रंथि प्रभावित होती है, उसके कारण क्या होती है? नींद की ज्यादा समस्या रहती है, नींद की अधिकता रहती है। तो आपका नींद का जो साइकिल है वो इसके कारण जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो या तो बहुत ज्यादा नींद आएगी, या आपको नींद की बीमारी या नींद नहीं आएगी, यानी इंसोम्निया भी हो सकता है, और या आपको अत्यधिक नींद आएगी, हेडेक भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, लिम्फ ग्रंथियों में जो है वो सूजन आ जाएगी, जिसका निगलने में दिक्कत रहेगी, फटीग हो सकती है, मसल्स में शोर हो जाएगा, एचिंग हो जाएगी, इंटेंस पेन होगा, जोड़ों में दर्द होगा, रेसेज भी आपके होंगे। तो ये क्या है? अफ्रीकन निद्रा रोग, ट्रिपेनसोमा जो है ब्रूसाई, वो इसका प्रोटोजोआ है। तो अफ्रीकन ट्रिपेनसोमियासिस भी इसको बोलते हैं। तो ये दो तीन चीजें आपको क्या होती याद रखनी है। ठीक है, वाहक कौन है? सीसी मक्खी, इसका भी याद रखना है अपन को। ट्रिपेनसोमा ब्रूसाई जो है प्रोटोजोआ, वो याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका अफ्रीकन निद्रा रोग। अब आ गया आपका डिसेंट्री, पेचिस। डिसेंट्री मेडिकल टर्म में जो है पेचिस को अपन क्या बोलते हैं? डिसेंट्री बोलते हैं।
पेचिस का मतलब है सीधा सीधा संबंध कहाँ से, आपके पेट से हो गया, आंतों से हो गया, तो आपको दस्त लगेगी, हल्का सा बुखार भी आएगा। दस्त में जो आपके ब्लीडिंग भी हो सकता है आपके श्लेष्मा भी हो सकता है, म्यूकस भी आ सकता है। ये इसके मेन लक्षण है। इसमें क्या है, कुछ बुखार आता है हल्का ठंड लग के, हल्की सी ठंड लगेगी, थोड़ा सा आपको ठंड लगेगी और एक साइकिल आएगा फीवर का, थोड़ी देर ठंड लगेगी, वापस आपके रिलैप्स हो जाएगा, तो वे भी एक इसका मेन लक्षण है। अब एंटमीबिया हिस्टोलाइटिका, ये जो है इसका मुख्य प्रोटोजोआ है, जिसके कारण क्या होती है, डिसेंट्री होती है। आंतों का संक्रमण है, दूषित पानी और भोजन, आंतों के जितने भी संक्रमण है वो, उसके चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, वो सभी किससे होते हैं, दूषित पानी या भोजन। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं जो है, जितने भी इन्फेक्शन आपके हैं, वो सभी आपके दूषित पानी और दूषित भोजन को इंटेक करने से, ग्रहण करने से ही होते हैं। यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब इस पानी और भोजन के माध्यम से आपके शरीर में पहुंचते हैं। मौखिक संक्रमण हो सकता है, दूषित हाथों से भोजन करना, असुरक्षित यौन संबंध भी हो सकते हैं, विशेष रूप से मौखिक और गुदा संपर्क। एसटीडी तो इसको नहीं कहेंगे, परंतु क्या होगा कि अगर स्वच्छ नहीं है, आपका हाइजीन मेंटेन नहीं है सुरक्षित यौन संबंध बनाते समय, तो हो सकता है कि ये बीमारी जो है वो फैल सकती है, संभावना है इसकी। एसटीडी तो नहीं है ये। बड़ी आंत प्रभावित होती है, पेट दर्द होगा, ऐंठन, दस्त जो कभी कभी खूनी भी हो सकती है, श्लेष में युक्त हो सकती है, बुखार, वजन घटना, थकान, उल्टी, ये सब लक्षण जो है पेट संबंधित बीमारियों के हैं, कॉमन है, हो सकते हैं। ये लक्षण याद रखना है आपको, दस्त जो कभी कभी खूनी और श्लेष्मा युक्त हो सकती है, डिसेंट्री का मेन लक्षण है। एक ये भी याद रखना है, कौन सी जो है आपका वो प्रभावित है, आंत, बड़ी आंत, ठीक है। और एक याद रखना है आपको प्रोटोजोआ का नाम, ठीक है। ये हो गया आपका डिसेंट्री। डायरिया हो सकता है, हाई फीवर हो सकता है, पेनफुल एब्डोमेन क्रैम्प्स हो सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, जो कॉमन लक्षण है सभी पेट संबंधित बीमारियां, चाहे वो आपकी कोलेरा हो, हेजा हो, चाहे आपका पेचिस हो, चाहे आपका वायरल डायरिया हो, कोई सा भी हो, ठीक है। रोकथाम, रोकथाम ये है कि आप जो है स्वच्छ पानी पिए, अच्छी आदतें मेंटेन करें, स्वच्छता बनाए रखें, जब भी आप शौचालय जाएं हाथों को अच्छी तरह से साफ करें, खाना बनाएं उससे पहले भी हाथ, खाना खाएं उससे पहले भी हाथ धोएं, मतलब आपको हाइजीन मेंटेन करके है आप इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इलाज पूरा उपलब्ध है, लक्षणों के आधार पर आराम से इलाज होता है, परंतु फिर भी आप अपने स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर जो है अपने आप की आदतें बदल के, अच्छी हैबिटें, अच्छी आदत का विकास करके आप डिसेंट्री से बच सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीट फूड बच्चे, जो बारिश के टाइम पे जो अपने जो मार्केट का जो खाना है, बाजार का जो खाना है, जो स्ट्रीट फूड अपन खाते हैं, उससे बचाव करें, क्योंकि मक्खियाँ, मच्छर, और वहाँ हाइजीन पूरी तरह से मेंटेन नहीं होती है, तो जितना हो सके अवॉइड करें ताकि डिसेंट्री से बचाव हो सकता है। अगला अपना डिजीज है पायरिया। आपने कई बार देखा हो विद्यार्थियों की, अपने कई बार दांतों से अपन ब्रश करते हैं या देखते हैं कि कोई चीज खाते हैं, जैसे आपने कोई फ्रूट्स खाया, जैसे अमरूद खाया या आपने एप्पल खाया, तो क्या होता है उस पर ब्लड सा लग जाता है, आपने देखते हैं यार मेरे दांतों से क्या होगा, खून निकलने लग गया, तो वो बीमारी क्या होती है, पायरिया, यानी मसूड़ों से जब गम्स जो है अपने, उनसे अगर ब्लीडिंग होने लग जाए, खून आ जाए उनसे, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया, आप देखो ये मसूड़े, यानी मसूड़े जो है वो पायरिया से प्रभावित होते हैं। एंटमीबिया जिंजीवेलिस जो है वो इसका प्रोटोजोआ है। हाइजीन की बीमारी है, दांतों का अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं करने के कारण एंटमीबा जिंजीवेलिस जो है उसका संक्रमण होता है। संभवतया जो है वो दूषित खाने से, इससे भी आपके शरीर, इसमें दांतों में जो है पहुंचता है, पर प्रभावित किया जो है इससे वो होते हैं आपके मसूड़े, गम्स, मसूड़ों से खून आना, ये मुख्य लक्षण है। कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसूड़ों से जो है इन्फेक्शन होने के लिए कौन सा विटामिन जो है वो जिम्मेदार है, वो विटामिन है आपका विटामिन सी। अगर आप विटामिन सी नहीं लेते हो तो आपको ज़्यादा संभावना होती है कि आप एंटमीबा जिंजीवेलिस जो है उससे संक्रमित हो सकते हैं। होते तो आप
हाइजीन मेंटेन नहीं करने के कारण, परंतु इस विटामिन की कमी के कारण भी क्या होता है, मसूड़ों से खून, गम्स ब्लीडिंग जो है वो होती है। अगर आपके भोजन में जो है आप आवश्यक मात्रा में जो विटामिन सी नहीं ले रहे, तो आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये पूछते हैं, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मसूड़ों से खून आने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, या कौन से विटामिन की कमी से जो है वो गम से ब्लीडिंग होती है। तो वो कौन सा है, आपका विटामिन सी, याद रखना। एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ये भी याद रखना। पायरिया से आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है, मसूड़े, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, दांतों में दर्द होगा, दांतों में सेंसिटिविटी होगी, दांत ढीले भी हो सकते हैं, ब्रश की आदतें खराब हो जाएगी, स्वेलन गम्स, गम्स में सूजन आ जाएगी। ये आपके कॉमन लक्षण है इसके पायरिया के। अब आपका जो है अगली डिजीज जो है वो है ल्यूकोरिया। श्वेत प्रदर भी बोलते हैं, ट्राइकोमोनियासिस भी बोलते हैं, ये नाम इसी के हैं। ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस जो है ये आपका मेन का प्रोटोजोआ है, जिसके कारण ये इन्फेक्शन होता है। महिलाओं में जो है ये इन्फेक्शन होता है, और कौन सा अंग जो है उनका, वो है वेजाइना, ये जो है इसके कारण प्रभावित होता है। तो ल्यूकोरिया में जो है के प्रभावित होने वाला अंग जो कौन सा है, वो है वेजाइना। फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, हार्मोनल परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, या वेजाइना और यूट्रस में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है उसके कारण भी ल्यूकोरिया हो सकता है। वैसे तो ल्यूकोरिया जो है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस जो है के कारण होता है। तो इसके कारण को क्या होता है, महिलाओं में जो है पेल्विस एरिया जो रहेगा वहां ऐठन रहेंगी, क्रेम्स रहेंगे, वहां दर्द भी हो सकता है, तथा मुख्य लक्षण जो इसका क्या है, वो वेजाइना से व्हाइट या पीले रंग का, या तो सफेद या होता है आपका पीले रंग का। ये डिस्चार्ज होगा जिसमें हल्की सी क्या होगी, आपकी बदबू भी आएगी। बदबूदार जो है वो पीले रंग का या सफेद रंग का जो है वो स्त्राव जो है वो महिला की योनि से होगा। ये इसका मुख्य लक्षण है, ये आप याद रखना। क्या है इसमें, महिलाओं की योनि से वैसे भी जो व्हाइट डिस्चार्ज जो है वो अमूमन होता रहता है, परंतु उसमें क्या बदबू नहीं आती है, नो स्मेल। क्यों कि प्राकृतिक रूप से जब वेजाइना होती है, अगर अपनी क्या सफाई करती है, अंदर से अपनी हाइजीन को मेंटेन करती है, तो उसके कारण भी वाइट डिस्चार्ज होता है, परंतु उसमें गंध नहीं होती, वो स्मेल युक्त नहीं होता है, बदबूदार नहीं होता है। परंतु जो जब आपको जो है ल्यूकोरिया हो जाएगा, तो उसमें जो डिस्चार्ज होगा उसमें आपको बदबू आएगी। तो ये इसका मेन लक्षण और मेन अंतर है। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस जो है उसके कारण ल्यूकोरिया होता है, इलाज मौजूद है, परंतु हाइजीन भी आपको मेंटेन करके इससे बचाव अपन कर सकते हैं। पेट में क्रैम्प्स हो सकते हैं, कमजोरी आ सकती है, वेजाइना से डिस्चार्ज होगा, ईचिंग होगी, आपके ग्रोइन एरिया में जो महिलाओं के जो जननांग वाले जो एरिया है वहां पे ईचिंग होगी, पेट में दर्द होंगे। ये लक्षण जो है, मुख्य लक्षण जो है वो किसके, ल्यूकोरिया के। श्वेत प्रदर, सफेद पानी भी जिसको बोलते हैं, कॉमन भाषा में इसको जो है अपन सफेद पानी भी बोलते हैं। कई सारे केसेस जो है मैं खुद भी देखता हूँ कि अस्पताल में जो है इस बीमारी से आते हैं। ठीक है, तो लक्षण मैंने बता दिए आपको। आपको सिर्फ एक याद रखना है कि जो इसमें जो डिस्चार्ज होता है वेजाइना से वो सफेद येलो होगा और बदबूदार होगा। और ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस जो है आपका प्रोटोजोआ है, जिसके कारण ल्यूकोरिया होता है। ठीक है। अब कुछ मामलों में जो है वो महिला खुद जो है इस बीमारी से बच सकती है। अच्छे कपड़े पहने, सूती वस्त्र पहने, साफ सफाई रखे, अपने ग्रोइन एरिया की, अपने जननांगों की साफ सफाई को प्रॉपर मेंटेन करे, तो इससे बचाव हो सकता है। सुरक्षित यौन संबंध बनाए, एक ही पार्टनर रखें। एसटीडी भी हो सकती है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी ये बीमारी हो सकती है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति है, अगर किसी संक्रमित महिला से संबंध बनाकर स्वस्थ महिला से संबंध बनाता है, तो संभावना है कि ये बीमारी फैल जाए। बाकी जो मुख्य जो है वो एंटमी, जो इसका जो ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस जो प्रोटोजोआ है उसके संक्रमण के कारण ही होती है। अगला जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसको अपन सब जानते हैं,
और कई तो अपन जो है साल में एक बार जो है अपने परिवारजन या कोई भी हो इससे संक्रमित हो ही जाते हैं। मलेरिया अच्छी तरह याद होगा सबको कि मलेरिया क्या बीमारी होती है। नहीं कहते गांव में एकांतरा चढ़ रहा है, एकांतरा मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार, कंटिन्यूस बुखार नहीं आता, एक दिन छोड़ के एक दिन गैप दे के, तो इसको क्या बोले, एकांतरा भी बोलते हैं देसी भाषा में। साहब एकांतरा आ रहा है, एकांतरा मतलब वन डे बाई वन डे फीवर, वन डे एंड थर्ड डे, यानी पहले दिन आएगा फिर तीसरे दिन आएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है मलेरिया में, क्योंकि मलेरिया में जो इसका जो परजीवी है, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, वो क्या होता है कि जैसे आरबीसी में पहुंच गया, लाल रक्त कणिका जो है अपनी, सबसे पहले वो कहाँ आता है जब अपना इन्फेक्शन होता है, जब अपने शरीर में जो प्लाज्मोडियम प्रवेश करता है मच्छर के काटने से। याद रखना मादा एनाफ्लीज, कौन सा मच्छर है, मादा एनाफ्लीज, इंपोर्टेंट है, इसको रट लेना। और कौन सा है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया का कौन सा पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ है मलेरिया का, और रोग कारक जो है प्लाज्मोडियम है। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है इसका वाहक होता है, जो प्लाज्मोडियम का वहन करते हैं, वो अपन को आके काटेंगे, काटते ही सबसे पहले अपने लीवर जो होता है उसमें प्रवेश करेंगे, लीवर के बाद वो जाएंगे कहाँ पर जाएंगे, अपनी आरबीसी में जाएंगे। ठीक है, आरबीसी में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ से आरबीसी को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे आरबीसी को, यहाँ पे अपनी संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो नंबर्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा आरबीसी टूटते क्या होता है, एक प्रोटीन जो है हीमोजाइन, एक वर्णक होता है हीमोजाइन, वो मुक्त होता है। तो आरबीसी के जो टूटती है ना आरबीसी, जब इसके कारण जो है प्लाज्मोडियम कारण जब आरबीसी टूटेगी, टुकड़ों में बिखरेगी, तो हीमोजाइन वर्णक जो है वो प्रोड्यूस होता है, बनता है। तो उस इसी के कारण ही आरबीसी के टूटने के कारण ही व्यक्ति को क्या होती है, ठंड लगती है, चिल होता है, हाई फीवर, हाई चिल, बहुत तेज ठंड लग के रजाएं भी ओढ़नी पड़ जाती है कई बार मलेरिया में। फिर बाद में आपको घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद जब है पसीना आके बुखार उतरता है। तो मुख्य लक्षण क्या है, बहुत तेज ठंड लग के बुखार आना, वन डे बाई वन डे फीवर, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आना। और इसमें क्या होता है, जब भी आपकी आरबीसी टूटेगी तो आपको सर्दी लगती है, जो भी इस बीमारी से ग्रसित होता है। अफेक्टेड क्या है आपका, स्प्लीन, स्प्लीनोमेगेली होता है। जब भी मलेरिया होगा आप छू के भी पता कर सकते हो कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका स्प्लीन होता है, अपनी तिल्ली जो होती है, वो आपकी फूल जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी, आपको महसूस हो जाएगी। अगर आप हाथ लगाओगे तो, लीवर में भी लगाओगे तो लीवर भी आपका पता चल जाएगा। तो प्लीहा, लीवर और आरबीसी जो है इससे प्रभावित होती है। मुख्य लक्षण क्या है, ठंड लगकर तेज बुखार आना, ये इसका मुख्य लक्षण है मलेरिया का। किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। वह कौन है, आपका मादा एनाफ्लीज। ठीक है, आरबीसी जिसको प्रभावित करता है अपने शरीर में, और ठंड लग के बुखार आना, ये अपन को याद रखना, एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आना, ये भी अपन को याद रखना। उसके अलावा आपको खांसी भी हो जाए, नोजिया भी हो जाए, फीवर भी हो सकता है, सर दर्द भी हो सकता है, और वोमिटिंग भी हो सकती है। ये एक्स्ट्रा लक्षण है, सहायक लक्षण है जो आपको हो सकते हैं। तो मुख्य लक्षण जो है वो सर्दी लग के बुखार आना। सर रोनाल्ड रोस जो थे, इस नाम के जो वैज्ञानिक थे, सर रोनाल्ड रोस जो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा मलेरिया की खोज की गई थी। अब प्लाज्मोडियम 4 प्रकार की प्रजातियां होती प्लाज्मोडियम, और उनके आधार पर ही मलेरिया जो है उसका कैटेगरी किया गया है कि मलेरिया के कौन कौन से केसेज होते हैं, क्या क्या नाम है। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम सबसे खतरनाक मलेरिया होता है, जिसमें आपका ब्रेन जो है वो भी प्रभावित होता है, और डेथ रेट जो है, मृत्यु दर जो है वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो किसमें होती है, आपकी फाल्सिफेरम में है, होती है। इनके आधार पर ही जो है आपका इलाज का तरीका जो होता है, इलाज के जो स्टैंडर्ड होते हैं या ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन दी जाती है, वो इसके आधार पर ही दी जाती है। ठीक है, तो फाल्सिफेरम को आप याद रख लेना, सबसे खतरनाक मलेरिया होता है। सबसे कॉमन मलेरिया जो होता है वो वाइवेक्स होता है, जो अमूमन जो है अगर 100 लोगों को मलेरिया है तो उसमें 70 जो मलेरिया होंगे, 70 या 80, वो वाइवेक्स के होंगे। 70 to 80% केस जो है वो किसके होंगे, वायरस के। सबसे कॉमन जो मलेरिया है वो वाइवेक्स होता है।
बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होता, परंतु हानिकारक है अगर समय पे इलाज नहीं होता है, क्योंकि आपको जॉन्डिस भी हो सकता है आगे जाके, क्योंकि आरबीसी टूटती है, स्प्लिनोमेगाली हो जाती है, हिपेटाइटिस हो जाता है। तो वाइवेक्स हो गया आपका, फिर होता है एक प्लाज्मोडियम ओवेल और एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरी। 4 प्रजातियां होती है प्लाज्मोडियम की, उसके नाम पर ही 4 प्रकार का मलेरिया होता है। ठीक है, सबसे खतरनाक मलेरिया होता है वो होता है फाल्सीफेरम। अब पता कैसे लगा जाए, निदान ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें भी आ जाता है। ठीक है, एक होता है आपका स्लाइड टेस्ट, जो मलेरिया का सबसे कॉमन टेस्ट है। जब भी अपन मलेरिया होता है, अपन अस्पताल में जाते हैं या किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में गए, तो वहां अपने यहाँ पे पिन चुभों के और एक स्लाइड बनाते हैं, कांच की स्लाइड देखी होगी आपने, वो स्लाइड होती है, उसमें जो है इसके पैरासाइट का आसानी से पता लग जाता है। जो भी प्लाज्मोडियम है उसका आसानी से क्या होता है, प्रोटोजोआ का पता लग जाता है कि वो फाल्सीफेरम है, मलेरी है, ओवेल है या आपका वाइवेक्स है। तो वो आसानी से 2 तरीके हैं इसके, ब्लड टेस्ट हो सकता है, स्लाइड टेस्ट जिसको बोलते हैं अपन, वो इसका सबसे कॉमन है। आजकल तो किट से भी हो जाता है, किट टेस्ट होता है, उससे भी पता चल जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम मच्छर के काटने पर मानव शरीर में स्पोरोजोइड जो होते हैं उस अवस्था में प्रवेश करता है। अपन को के अंदर जाना नहीं है ज़्यादा कि स्पोरोजोइड्स क्या होते हैं, मीरोजोइड्स क्या होते हैं, ये बहुत विस्तृत है, इतना अमूमन जो है वो पूछा जाता नहीं है। ठीक है, मेन तो आपका आरबीसी, दवाई का नाम है कुनेन, जो सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से मिलती है, ये भी पूछा जाता है कई बार, अमूमन पूछ सकते हैं पेपर में, तो अपन को याद रखना है कि मलेरिया में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। वैसे तो पूछते नहीं है, क्योंकि मेडिसिन जो है वो चिकित्सा क्षेत्र का कार्य है, अपन को नहीं पूछते, परंतु कई बार पूछ लेते हैं, तो याद रखना आप कुनेन। और आवृत बीजी पादप होता है सिनकोना, उसकी छाल से जो है ये औषधि अपन को मलेरिया की प्राप्त होती है। जैसे आपके इंजेक्शन लगते हैं ना, लेरिगो वगैरह के इंजेक्शन लगते हैं, मलेरिया के इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कितना आपको इन्फेक्शन है, कितने सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, उसके आधार पर आपको जो है लेरिगो इंजेक्शन लगता है। एक अल्फा बीटा आर्टीथर इंजेक्शन होता है, आर्टीथर के, जो इसकी मॉडर्न मेडिसिन है आर्टीथर की, 3 इंजेक्शन लगते हैं। लेरिगो के 5 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, सुबह शाम भी लग सकते हैं। आर्टीथर का 1 डे ओडी लगता है, दिन में 1 बार लगता है, 3 दिन तक। उसके अलावा जो है आपकी, ये तो हो गया इंजेक्टेबल फॉर्म, उसके अलावा जो आपकी क्लोरोक्विन जो है टेबलेट्स, वो होती है, वो देते हैं आपको 2-2 गोली सुबह शाम, 2 दिन तक, फिर उसके बाद 1-1 गोली सुबह शाम वो कर देते हैं। एक होती है आपकी प्राइमाक्विन, जब आपको फाल्सीफेरम का हो जाता है ना, तो प्राइमाक्विन जो होती है वो 14 दिन तक 1 गोली दी जाती है, 7.5 मिलीग्राम की, एडल्ट की बता रहा हूँ मैं, परंतु ये चिकित्सा क्षेत्र का विषय है, अपन को इसको याद रखना। ये मैंने सिर्फ आपको जानकारी बताई है कि कौन कौन सी इसमें बीमारियां मेडिकल फील्ड से जुड़े होने के कारण आपको मैंने ये जानकारी बताई है। आपको तो सिर्फ याद रखना है मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सी स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, 4 स्पीसीज है, फाल्सीफेरम, ओवेल, मलेरी और वाइवेक्स। वाइवेक्स सबसे कॉमन है, फाल्सीफेरम सबसे खतरनाक होता है। और आपका जो है वाहक कौन है, वो है आपका मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, जो इसका वाहक होते हैं। 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण यानी कंट्रोल वाला प्रोग्राम चालू किया गया था भारत सरकार द्वारा, जिसमें मुख्य यह था कि वर्ष में 2 बार जो है वो डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। अब अब भी किया जाता है डीडीटी का, परंतु मच्छरों ने क्या उसके प्रति थोड़ी सी रोग प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली है, इसलिए अभी पाइथ्रम वगैरह का भी छिड़काव किया जाता है। जो गड्ढे जहां पर मच्छर पैदा हो सकते हैं उनमें जला हुआ तेल, ऑयल, इस तरह के भी डाले जाते हैं। शिक्षा क्षेत्र सारे काम करता है, जो भी अपने वेक्टर जो है वाहक कंट्रोल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं अपने चलाते हैं, जो भी पर्सनल है अपने हेल्थ फैसिलिटीज में जो है वो इन प्रोग्रामों को चलाते रहते हैं। सर्वे भी होता है घर घर जाके, जब भी मलेरिया अमूमन बारिश के बाद फैलता है तो सर्वे भी करते हैं। जहाँ जहाँ आपके गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, रुका हुआ है, उनमें तेल भी डालते हैं, गंबूशिया मछली भी डालते हैं, डीडीटी का छिड़काव भी होता है। धुआं धुआं देखा होगा ना आपने कई बार, सब घरों घरों में कॉलोनियों में जाके धुआं धुआं, नगर पालिका की गाड़ी या नगर परिषद की गाड़ी आती है, तो वो डीडीटी का या पाइथ्रम का छिड़काव
करते हैं ताकि मच्छर जो है वो पैदा ना हो। मच्छरदानी का उपयोग करें। घरों में जो है कूलरों में पानी जो है वो साफ पानी रखें, भरा ना रखें। घर के ऊपर कोई बर्तन पड़े हों, कोई आपके टायर पड़े हों, कोई ट्यूब पड़े हों जिनमें पानी इकट्ठा होता है, या कोई भी चीज़ ऐसी जिनमें पानी भर जाता है और मच्छर उनमें पैदा होते हैं, तो इसको ना रखें। यानी अपन सरकार जो है, स्वास्थ्य विभाग तो प्रयास करता ही है, अपन को भी प्रयास करने। मच्छरदानी आपका जो भी मॉस्किटो कोयल हो गया या ऑल आउट जो भी है मच्छरों के मारने वाले तरीके, उनका उपयोग करें ताकि मलेरिया से क्या होता है, बचाव उत्पन्न होता है। पूरे कपड़े पहने, बच्चों को भी पहनाएं। बाहर निकलते हैं तो शाम को टाइम जिसे मच्छर काटते हैं तो पूरे कपड़े पहने, ढके हुए पूरे अपने शरीर को। तो 1953 में जो है वो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक है। अब उसका 1958 में नाम बदल कर ये कर दिया कि साहब अब हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अब मलेरिया को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, उन्मूलन कर देंगे इसका। तो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम जो है 1958 में चलाया गया था। ठीक है। इसमें ये है कि नई औषधियों की खोज की जाए, क्योंकि जो आपका जो प्लाज्मोडियम है, जो इसका कारण है, जो कारक है रोग कारक मलेरिया का, वो भी क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हासिल कर लेता है जो मेडिसिन उपलब्ध है। तो नई नई मेडिसिन की खोज करना, एडवांस मेडिसिन की खोज करना, इस कारण से ये प्रोग्राम चलाया गया था। फिर WHO द्वारा जो है 1997 में रूपांतरित मलेरिया योजना का प्रारंभ किया गया था कि मच्छरों पर सिर्फ छिड़काव ही नहीं, और भी तरीके जो है वो अपनाए जाए, जैसे मछलियां छोड़ना, गंबूशिया मछलियां वगैरह जो है वो आपकी कीटनाशक में, जैसे DDT हो गया, BSC हो गया, पेरिस ग्रीन हो गया, मेलाथियोन हो गया आदि जो है इनका छिड़काव किया जावे। ठीक है। मलेरिया की नई दवाओं की खोज हो। अब 30 सितंबर 1997 को विश्व बैंक की सहायता से संवर्धित मलेरिया नियंत्रण योजना चलाई गई, जिसमें आपके कीटनाशक जो है वो बढ़ाए गए। DDT का मतलब हो गया आपका डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, और BSC का मतलब हो गया बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, पूरा नाम है। कई बार ये दवाइयां भी पूछ लेते हैं कि मलेरिया के छिड़काव के लिए कौन कौन सी मेड जो वो आती है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मच्छरों को खाने वाली जो है मछलियां भी होती है, जैसे गंबूशिया मछलियां वगैरह जो है वो भी होती है। गेम्बूशिया जो मछली होती है वो जो गड्ढे होते हैं उनमें डाली जाती है। ये जो है मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उनको खाती है, गंबूशिया फिश जो होती है, तो इनको भी डालते हैं आजकल। विश्व मलेरिया दिवस जो है वो हर वर्ष जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अब भारत ने 2021 तक ये डिसाइड किया था कि 2021 तक, जो हमने 2021 में जो है एक थीम रखी थी कि हम इस साल जो है वो मलेरिया के 0 केस, मतलब बिल्कुल एक भी केस मलेरिया का नहीं आने देंगे। 2021 में ये शून्य मलेरिया थीम जो है वो डिसाइड की गई थी। अब 2030 तक भारत सरकार ने जो है वो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, में अपन प्रगति कर रहे हैं, अपन प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जो है वो या समुदाय कम्युनिटी के साथ मिलकर जो इसका प्रयास कर रहा है। अभी WHO ने चीन को जो है वो मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया गया, क्योंकि कई वर्षों से मलेरिया के जो केसेज जो चीन में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो चीन मलेरिया से मुक्त हो गया है। भारत सरकार भी प्रयास करते हैं, लक्ष्य रख लिया आपने 2030 तक का। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब प्रोटोजोआ अपन ने पढ़ लिया, वायरस पढ़ा, बैक्टीरिया पढ़ा, प्रोटोजोआ पढ़ा। अगला जो संक्रामक बीमारियों का जो एजेंट है, रोग कारक है, वो आता है आपका कवक, फंगस। अपन सभी परिचित है फंगस से। ठीक है, नंगी आंखों से जो कवक जो है वो ऐसे दिखाई देते नहीं है अपन को। फंगस जो है, जैसे फंगस वो होते हैं जो आपके दाद, खाद, खुजली, इस तरह की बीमारियों को फैला लेने वाले जो एजेंट हैं आपके, वो होते हैं आपके फंगस होते हैं, कवक होते हैं, जिनके कारण देखिए आप ये बीमारियां होती हैं। एथलीट फुट, रिंगवॉर्म हो सकते हैं, दाद हो सकते हैं, ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, स्केल्प रिंगवॉर्म हो जाता है, जो गर्दन में या अपने बालों में अपन ने देखा होगा अमूमन। नेल फंगस जो हो सकती है, नाखूनों में हो जाता है हल्का सा पीलापन। यानी पसीने के कारण जो होने वाले जो अधिकतर बीमारियां हैं, जो आपका पसीना होता है बॉडी में,
उसके कारण जो अपनी खुजली, दाद हो सकती है, वो सब बीमारियां किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है, फंगस के कारण होती है। वो इन्फेक्शन कौन सा है आपका? फंगस इन्फेक्शन है। यानी पसीने के कारण जो भी आपकी बीमारियां होगी शरीर में, वो होती किसके कारण होती है? फंगस के कारण होती है। अब जैसे उसमें मुख्य मुख्य अपन देख लेते हैं, बहुत ज्यादा डीपली अपन को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अपन देख लेते हैं, जैसे खुजली होती है, स्केबीज होती है, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में एकेरियस स्केबीज नाम का जो कवक होता है, उसके कारण होती है खुजली, अपन जानते हैं, सब परिचित हैं इससे। ठीक है। अगला जो होता है आपका दाद, दाद से भी अपन परिचित है। ट्राइकोफाइटोन नामक का जो कवक होता है, उसके कारण जो दाद होते हैं वो होते हैं। इलाज इनके सबके मौजूद है चिकित्सा क्षेत्र में, जो है कवक का जो जनित जो बीमारियां हैं, इलाज उनके सबके मौजूद है। जैसे लोशन हो सकता है आपका, आपको ऑइंटमेंट हो सकता है, कोई मेडिसिन भी आती है इसकी। वो आप जब भी कोई बीमारी संक्रमित हुए, आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो इसके इलाज मौजूद है। हाँ, बचाव है, ढीले डाले अच्छे कपड़े पहने गर्मियों में, हाफ कपड़े पहने, सूती वस्त्र को ज्यादा उपयोग करें, और आपका जो है पसीने से बचाव करें, साफ सफाई रखें शरीर की, तो क्या है आप इससे बच सकते हैं। जूते हैं, अधिकतर जूतों का प्रयोग जो है वो गर्मियों के समय कम करें। सैंडल या आपकी चप्पल है, इस तरह के जो ज्यादातर उनका प्रयोग करें। सॉक्स है, उनको डेली के डेली आप वॉश करें, क्योंकि अधिकतर बीमारियां जैसे एथलीट फुट है, वो किसके कारण होता है? जूतों और सॉक्स पहनने के कारण, अधिकतर प्रयोग करने के कारण क्या होता है? एथलीट फुट होता है। एथलीट फुट जो बीमारी है, एथलीट फुट क्यों कहते हैं? इस तरह का होता है, देखो आप, ये जो आपकी एक तो नम होगी, एक आपकी होगी गर्म। नम और गर्म यानी पसीना भी होगा, और वो जगह क्या होगी आपकी? मुलायम भी होगी, और आपकी गर्म भी होगी। वहां ये रोग क्या होता है? एथलीट फुट जो होता है वो ज्यादा होता है। तो एथलीट फुट क्यों कहते हैं? क्योंकि एथलीट जो होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो क्या करते हैं? शूज का ज्यादा उपयोग करते हैं। अधिकतर जो है वो शूज ही पहने रहते हैं, जो दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, तो जूते और सॉक्स का प्रयोग जो है वो ज्यादा करते हैं। तो क्या होता है, जो पैर होते हैं अपने, जैसे पैरों की उंगलियां होंगी, ठीक है, यहाँ की जो जगह है, ये कोमल जगह जो है, ये गर्म भी रहती है क्योंकि सॉक्स से, नमी भी रहती है क्योंकि पसीना आता है, ठीक है, पसीने के कारण। तो यहाँ पे इस कवक जो है, पीनिया कैपिटिस नामक, ये जो अपना है पीनिया पेडिस जो कवक है, जिसके कारण एथलीट फुट होता है, वो गर्म, नम और पसीने वाली जगह पे ज्यादा होता है। जो पैर होते हैं, उनकी उंगलियों के बीच की जो जगह है, जिसको भी अगर ऐसा इन्फेक्शन हो, तो वो इन्फेक्शन कौन सा है? एथलीट फुट का इन्फेक्शन है। तो जूतों का कम उपयोग करें गर्मियों के टाइम पे, या ऐसे जूते हो जो सांस लेने वाले हो, ब्रीदेबल हो, जिनमें हवा जो है बिल्कुल टाइट पैक ना हो। और सॉक्स जो है उनको आप एवरीडे जो है वॉश करें, या सॉक्स ऐसी पहने जो जिनमें हवा आर पार हो, तो आप एथलीट फुट से बचाव कर सकते हैं। गंजापन होता है, बार्डेस, इसके कारण टीनिया कैपिटिस नामक कवक होता है, उसके कारण होता है गंजापन, अपन जानते हैं। ठीक है। एस्परजिलोसिस होता है, ये एस्परजिलस नामक का कवक होता है, जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाता है। एक होता है अपना जो किच, धोबी इच भी कहते हैं अपन, जो अपने ग्रोविन एरिया होते हैं, या अंडर आर्म्स होते हैं, या जननांगों के आसपास का जो होता है, वहां पे खुजली वगैरह जो है वो होती है। डर्मेटोफास नाम का जो कवक होता है, उसके कारण जो है ये बीमारी होती है। अब इसको धोबी इच क्यों कहते हैं? धोबी इच इसलिए कहते हैं अपन, क्योंकि अमूमन कई जो है लोग हैं, वो धोबी से कपड़े धुलवाते हैं, अपनी चादर है, बेडशीट वगैरह है, अपने कपड़े हैं, तो धोबी क्या है, उनको साफ धो नहीं पाता है। एक कहने की बात है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, परंतु कि उनको साफ तरीके से वो धो नहीं पाते, क्योंकि बल्क में कपड़े धोते हैं, तो उनमें जो है इस कवक के जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है आपके ज्यादा रहते हैं। तो गंदे कपड़े जो हैं, उनको पहनने से इस कवक का जो इन्फेक्शन है, जो कीच का जो इन्फेक्शन है, वो आपके ज्यादा होता है। तो जो धोबी से जो कपड़े धुलाते हैं, वो अच्छी तरह नहीं धुलने के कारण जो है वो इस उसका इन्फेक्शन जो है वो होता है।
तो जो कीच अपन ने पढ़ लिया कि गंदे कपड़ों से जो है ये होता है। तो कवक के कारण जो है मुख्य मुख्य प्रकार से यही रोग होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा विशेष है नहीं। आपको जो लक्षण है वो पसीने से होने वाली बीमारियां हैं जिसके कारण फंगस इन्फेक्शन होता है। अब अपना जो है कर्मी वॉर्म्स जिनको बोलते हैं अपन ने आप में विद्यार्थियों केंचुए ये देखे होंगे, जो अपने जिनको अर्थवॉर्म्स अपन बोलते हैं केंचुए। तो ये ऐसे होते हैं कर्मी, ये जो है वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जिसमें आपका मुंह किधर है, आपका पैर किधर है, आपका सिर किधर है, जिनमें कोई भी मतलब जो है वो आपके डिफ्रेंशिएशन जो है वो नहीं होता है, मतलब बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे एक मांसपेशी की नलिका होती है ना, वैसे वैसे जो है वो ये कर्मी होते हैं, जिनमें रिंग वॉर्म्स हो गए, आपके अर्थ वॉर्म्स हो गए, आपके टेप वॉर्म्स हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, टीनिया सोलियम हो गया। तो ये इस तरह के जो है आपके वॉर्म्स होते हैं। अब ये वॉर्म्स जो है वो अपनी आंतों में या इनमें पैरासाइट के परजीवी के रूप में रहते हैं, तथा दूषित खाने से, मिट्टी से, इनके द्वारा जो है अपने ये शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इनके द्वारा जो होने वाली बीमारियां जो है वो अपन देख लेते हैं। एक साथ शरीर जिसका जीव लंबा होता है, किसी भी चीज में सिर वक्ष उदर में विभाजित नहीं होता, मांसपेशी की एक नलिका के जैसे होते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला रोग होता है टीनियासिस बीमारी, जिसका टीनिया सोलियम जो है वो होता है, जिसको अपन टेप वर्म, फीताकृमि भी जिसको बोलते हैं। अधपके मांस, सुअर का जो मांस होता है जिसको मिजली पोक भी बोलते हैं, उसको जो है वो खाने के कारण, अधपके मांस का अगर कोई सेवन करता है तो उसके कारण जो है उसको टीनियासिस जो है वो हो जाएगा। पेट वगैरह में जो दर्द वगैरह जो है, क्योंकि आंतों में जो है प्रभावित करता है, तो आंतों में पेट दर्द वगैरह जो है, भूख की कमी हो जाएगी, पेट दर्द वगैरह जो है उसको हो जाएगा। तो मेन जो है सुअर का जो अधपका मांस है, ये अपन को याद रखना है, इसके कारण जो है टीनियासिस नाम की बीमारी होती है। और वर्म्स कौन सा है आपका? टेप वर्म, फीताकृमि। दूसरा है आपका एस्केरियासिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस नाम का जो एस्केरिस होता है उसके कारण जो है ये बीमारी होती है, बड़ी आंत में संक्रमण होता है, दूषित जल के द्वारा ये फैलता है। बथुए का अगर रायता पीते हैं तो उसके जो है इस बीमारी में जो है वो आराम मिलता है। गोलकर्मी भी बोलते हैं इसको, राउंड वर्म। एस्केरिस जो होता है अपन ने पढ़ा है 10वीं 12वीं, इनकी जो अपनी साइंस की जो अपन ने पढ़ा है उनमें अपन ने इन चीज़ों को पढ़ा है। टीनिया सोलियम को भी पढ़ा है, एस्केरिस को भी पढ़ा है, परजीवी होते हैं, वर्म्स होते हैं, तो अपन ने पढ़ा है। तो इसको गोलकर्मी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब वो कोई इन्फेक्टेड जो है वो मनुष्य होता है, जिसको संक्रमण है इसका, एस्केरिस का, तो वो मनुष्य जो है उसके जो मल होता है उसमें जो इसके अंडे हैं एस्केरिस के, वो जो है अगर कोई इन्फेक्टेड मनुष्य, संक्रमित मनुष्य है, वो कहीं खेत में या कहीं ऐसी जगह जहाँ सब्जियां उगाई जाती है, फसलें उगाई जाती है, वहां पे अगर अपना मल पास करता है तो इसके अंडे जो है उस मिट्टी में आ जाते हैं। उस मिट्टी में जो भी अनाज होगा या आपकी जो फसल, जो सब्जियां होगी, वेजिटेबल्स होगी, वेजीज जो है वो होगी, तो उनमें ये अंडे जो है मिट्टी के साथ लग के आ जाएंगे। अगर अपन इन सब्जियों को या इन अनाज को अगर अच्छी तरह पकाकर नहीं खा रहे हैं, तो मिट्टी के साथ साथ या बिना धोए अपन इनको काम में ले रहे हैं, तो ये क्या है, एस्केरिस जो है ये अपने शरीर में पहुंच जाता है। तो इस तरह से इसका इन्फेक्शन स्वस्थ मनुष्य में होता है। तो बचाव क्या है? सब्जियों को या बाजार से जो भी चीजें अपन ला रहे हैं या खेत से निकाल के ला रहे हैं डायरेक्टली, उनको अच्छी से धोएं और अच्छी तरह जो है पकाकर खाएं, ताकि जो राउंड वॉर्म जो है अपना एस्केरिस, इसका इन्फेक्शन पेट में ना हो। ठीक है। ये इस तरह का देखो आप, ये जानवर हैं जो है वो, ये देखो आप, ये सुअर वगैरह के जो है अपन जो है अधपका जो है अपन मीट वगैरह खाते हैं, कैसे ट्रांसमिशन होते हैं? जानवरों से मीट में आएंगे, मीट से मनुष्यों में आएंगे, मनुष्य से फिर वो अंदर अंदर फैलते जाएंगे। ठीक है। इस तरह के फीता कर्मी, ये इस तरह के कर्मी होते हैं इंटेस्टाइन में। अब अपना एक इंपॉर्टेंट रोग है नारू रोग, ड्रेकन क्लोसिस जिसको बोलते हैं, इसको अपन जो है गिनी वॉर्म्स भी बोलते हैं, पाल रोग भी बोलते हैं,
पहले जो है ये रोग सन 2000 से पहले पहले जो है अपने बहुत पाया जाता था, क्योंकि उसका कारण ये था कि अपन जो पानी पीते थे वो कुएं का, बावड़ियों का, तालाबों का तो खैर अभी भी पीते हैं पर साफ करके पीते हैं, पर कुएं बावड़ियों का जो पानी है जो ठहरा रहता था, बिल्कुल जो गंदा पानी रहता था उसको पीते थे, तो दूषित जल के पीने के कारण ये बीमारी होती थी। इसमें क्या होता था, पैरों में जो है वो ऐसे फोड़े बनते थे, तथा उसमें से जो है इसका गिनी वर्म जो है, जिसको अपन ड्रैकनकुलिस मेंडिनेंसिस जो है इसका मेन कारक है, रोग कारक जो है इसका वर्म से, वो वर्म से ऐसे बाहर निकलता है, जिसको किसी लकड़ी में या किसी में लपेट के अपन धागे के जैसे वो बहुत लपेट के बाहर निकाल सकते थे। तो दर्द सहित फोड़ा जो है, दर्द वाला फोड़ा जो है इसमें पैरों में बनता था। जो पहले ये बीमारी जो है, ऐसी कम्युनिटी, ऐसा समुदाय जिसके पास स्वच्छ पानी पीने का जो है वो कोई साधन नहीं था, साफ पानी का जो साधन नहीं था, उनमें ये बीमारी, उन समूह में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि दूषित पानी पीने से ही ये बीमारी होती है। 1983 में जो है नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार द्वारा, तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 15 फरवरी 2000 को भारत को नारू रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया। यानी अपन ने इस बीमारी को जीत लिया है, इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति जो है कुएं बावड़ी में जो है वहां से पानी भर के लाता था, तो वहां साइक्लोप्स लार्वा होते थे। वो लार्वा जो है, ये जो अपना परजीवी है, पैरासाइट जो है अपना, या अपना वर्म्स है, ड्रैकनकुलिस मेंडिनेंसिस, ये साइक्लोप्स लार्वा इसका परिवहन करते हैं, वहन करते थे। तो ये साइक्लोप्स लार्वा के थ्रू जो है मनुष्य के शरीर में जो है वो प्रवेश कर जाता था। तो ये है नारू रोग, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कभी भी। ठीक है, ड्रैकनकुलिस मेंडिनेंसिस मेन किससे होता है, दूषित पानी पीने से होता है। ठीक है, उन्मूलन हो गया है सन 2004 में इस बीमारी का। अब है हाथी पांव फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, क्योंकि एलिफेंट हार्ट जो है, हाथी का इंग्लिश वाला जो है अपना टर्म्स है, इसलिए हाथी पांव भी बोलते हैं। बुचेरिया ब्रोंकाप्टाई जो है वो इसका वर्म्स है। आपके जो है पैर, हाथ या आपके लिम्फ नोड जो है, लसिका ग्रंथियां, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। आपके अंडकोश में स्वेलिंग हो सकती है, आपके जो है ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो सकती है महिलाओं में। हाथों का देखो आकार ऐसा हो सकता है, पैरों का आकार ऐसा हो सकता है, अंडकोश में सूजन, हाइड्रोसील जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकती है, फेस पे भी हो सकती है, और आपके वल्वा पे भी हो सकती है। वेजाइना का जो मुंह है बाहर जो खुलता है, उस पर भी स्वेलिंग हो सकती है। तो कौन सी बीमारी है आपकी, फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस, हाथी पांव को अपन बोलते हैं। वुचेरिया ब्रोंकाप्टाई जो है कर्मी जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। अब क्यों होते हैं ये लक्षण, क्योंकि लसिका ग्रंथियां जो है आपके हाथ पैरों की, कई जो लिम्फ नोड्स है उनमें स्वेलिंग आती है, वो इतने बड़े हो जाते हैं जैसे हाथी के हाथ पैर पांव दिखते हैं वैसे, इसलिए इस बीमारी को एलिफेंटियासिस कहते हैं। शुरुआती स्टेज में ट्रीटमेंट है, परंतु बाद में जो है इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हो सकता है या आपके पैर जो है, हाथ है या अन्य जो है वो ऐसे के ऐसे ही रहे। ठीक है, तो ये भी एक खतरनाक हानिकारक बीमारी है। सूजन हो जाती, खुजली हो जाती, तो आप इसमें अपन को क्या याद रखना है, कर्मी कौन सा है, लक्षण क्या है उसके। ठीक है, ये चीजें अपन को याद रखनी है। और क्यूलेक्स मच्छर जो होता है इसका वाहक होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्यूलेक्स मच्छर किसका वाहक होता है, हाथी पांव वाला जो विचेरिया ब्रोंकाप्टाई जो कर्मी होता है उसका वाहक होता है। तो ये चीजें अपन को याद रखनी है। तो अब अपन जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज में जो है अपन वायरस पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, प्रोटोजोआ पढ़ चुके हैं, और आपके जो है मेन जो है अपना कवक पढ़ चुके हैं। फंगस के द्वारा जो रोग होते हैं वो अपन पढ़ चुके हैं, और वॉर्म्स के द्वारा जो होने वाले रोग हैं उनको अपन ने पढ़ लिया है। तो कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो लगभग लगभग यही है, और ये अपनी खत्म हो गई है। अब जो है अगली कक्षाओं से जो है अपन वो जेनेटिक डिसऑर्डर, जन्मजात बीमारियां जो होती है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनका अपन अध्ययन करेंगे। बाकी जो कम्युनिकेबल डिजीज जो है
वो अपनी समाप्त हो गई, उसका अपन ने अच्छे तरीके से कंप्लीट रूप से पूर्ण रूप से जो है अपन ने अध्ययन कर लिया गया है। और लमसम यही बीमारियां होती है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। होने को तो बहुत सारी है, अथाह है, परंतु अपन को इतना अध्ययन करना नहीं है कि अपन को पीएचडी नहीं करनी इसमें। अपन को तो जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं का ही अपन को अध्ययन करना है। तो अगले जो है अपना रोगों की जो अपन क्लासेज है, अपनी सीरीज जो चल रही है ह्यूमन डिजीज की, उसको आगे बढ़ाएंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, उनको पढ़ेंगे। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उनको अपन पढ़ेंगे, जो जिसे पर्यावरणीय कारक द्वारा होते हैं, या आपके पोल्यूशन के कारण होते हैं, या आपकी लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, या आपके मेंटल डिसऑर्डर है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, तो इनका अपन अध्ययन करेंगे। तो आप तो विद्यार्थियों, रोगों का अच्छी तरीके से अध्ययन करने के लिए दिग्गज एकेडमी के उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए, अधिक से अधिक जुड़िए। ठीक है, आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में।